कनाडा के टूरिस्ट वीजा की जब भी बात आती है तो हर एक बंदे के जो घूमने फिरने का शौकीन है या जो कनाडा में जाना चाहता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है कि काश हमारा भी वीजा लग जाए। अगर ये चीज हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है। आज की वीडियो में बात करेंगे कनाडा के विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, करंट किन लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने आने वाले दिनों में कनाडा का विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती है और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी वीजा प्रोफाइल आप डिस्कस हमारे साथ करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट वीजा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। 1-to-1 आइल्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। अगर आइल्स में स्कोर नहीं आ रहे, एक बार हमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। हमारा मेथड सभी लोगों से डिफरेंट है, एक टीचर एक स्टूडेंट का, देन डेफिनेटली आपके स्कोर आ जाएंगे। बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीजा के बारे में। जिन्होंने न्यू अप्लाई करना है स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। एक बार रिफ्यूज करवा लिया कोई बात नहीं, लाइफ में अप्रूवल और रिफ्यूजल आते रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के सक्सेस होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर होते हैं, किसी भी चीज के फेल होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। काफी सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने नया टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, किन लोगों को टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को मैं अभी कहूंगा कि आप लोग वेट कर लीजिए। देखिए, हर एक चीज के पीछे जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि मल्टीपल फैक्टर होते हैं। अगर इन दिनों आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, अगर आपकी डेट ट्रेवलिंग की जो डेट है जुलाई की है, अगस्त की है, जून की है, तो आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप एक गवर्नमेंट अप्लाई हो, आप एक प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर आपकी आईटीआर अच्छी है देन यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीजा। क्योंकि टूरिस्ट वीजा अप्रूव होने के पीछे भी मल्टीपल फैक्टर है, रिफ्यूज होने के पीछे। मैंने 2-4 चीजें एक्सपीरियंस की हैं काफी सारी एप्लीकेशन देखने के बाद। वो क्या है, सबसे जो बड़ी गलती करते हो आप अपनी वीजा अप्लाई करते समय, वो क्या है, आपका जो ट्रेवल का टाइम है वो ही सही नहीं होता। मान लीजिए आपने वीजा अप्लाई किया है, ठीक है, बट आपकी जॉब के हिसाब से या आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप उस टाइम में फिट नहीं बैठते हो, जहां वो टाइम जो होता है कनाडा में घूमने फिरने का टाइम नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग को बोला जा रहा है कि आप कनाडा डे के ऊपर कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर लीजिए। मैं उन लोगों को ये चीज पूछना चाहता हूं जो देखिए, जो बोल रहे हैं अप्लाई कर लीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है, राइट। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि कनाडा डे एक कंट्री का स्पेशल डे होता है। आपने पहले कितनी कंट्रीज के स्पेशल डे देखे? आपने कभी दुबई डे पर गए हो? आप कभी आपकी नेबर कंट्री है सिंगापुर है, उसके जो इंडिपेंडेंस डे है उसके ऊपर गए हो? तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि कनाडा डे के ऊपर अप्लाई कर दीजिए वीजा लग जाएगा। प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके साथ साथ अगर आपका और मल्टीपल ट्रैवल प्लान भी, आपकी आइटनरी अच्छी है, ठीक है, कनाडा डे के ऊपर, कनाडा डे आपकी आइटनरी का पार्ट है, देन यू कैन अप्लाई ऑन कनाडा डे। बट अकेले कनाडा डे को लेकर अगर आपने अप्लाई करना है तो वो कोई सेंस नहीं बनती है। टूरिस्ट वीजा के ऊपर बहुत सारे लोग ये चीज पूछते हैं कि हमें जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है जी उसके अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस है, क्या वो चीज अफेक्ट करती है या नहीं करती है? टूरिस्ट वीजा का सक्सेस रेट किसी भी कंट्री का उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, उसके जो टाइस है उसकी कंट्री के साथ क्या वाकई में स्ट्रांग है, उसके वापस आने का सॉलिड रीजन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो जॉब है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, ये सभी सेक्टर्स हैं। ट्रैवल हिस्ट्री इसका पार्ट है, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सभी इसका पार्ट है। अगर वो फैक्टर्स वो बंदा कंप्लीट कर देता है, ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देता है, देन डेफिनेटली आपका जो वीजा है अप्रूव हो जाता है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को जब वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो पर्पस ऑफ विजिट लग जाता है। आपने अपना पर्पस क्लियर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप कनाडा जाना चाहते थे 1 मंथ के लिए, 2 वीक्स के लिए, बट आपने क्लियर ही नहीं किया कि कनाडा में आप करना क्या, घूमने जाना चाहते हो, किसी रिलेटिव के पास जाना चाहते हो, 1 दिन रुकोगे, 2 दिन रुकोगे, वहां पर अल्टरनेटिव आपने क्या करना है? आपने ट्रैवल आइटनरी नहीं लगाई, अपना डे टू डे प्लान नहीं बताया, उनको बताया नहीं है कि हम क्या करने के लिए आ रहे हैं। इस चीज के ऊपर बहुत सारे वीजा रिफ्यूज होते हैं। पर्सनल एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर वीजा बहुत सारे रिफ्यूज होते हैं। कनाडा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप घूमने फिरने के शौकीन हो, डेफिनेटली आपके पास सेविंग अच्छी होगी। यूजली मैं बैंक स्टेटमेंट जब लोगों की देखता हूं तो क्या होता है कि एकदम से ट्रांजेक्शन होती है,
जो कि आपका पैसा है, आपके पास अगर सोर्स है, देन यू कैन इजिली आप जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जब यूके की रिफ्यूजल आती है, उसमें अगर आपने सडन कोई ट्रांजेक्शन की होती है, क्योंकि यूके एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा लेटर ऑफ रिफ्यूजल देता है जिसमें बंदे को क्लियर हो जाता है कि वाकई में मेरी प्रोफाइल की में गलती है, लेकिन कनाडा इस चीज के ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देता है। तो कोशिश कीजिए अपना अकाउंट है मेंटेन रखें, अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से अपनी फंडिंग दिखाएं। उसका रीजन बताता हूं। मान लीजिए आप 2 पर्सन जा रहे हो, राइट, कनाडा का फ्लाइट का जो एक्सपेंस है इस समय काफी ज्यादा, 2 पर्सन आप जा रहे हो, आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए है, तो कैसे वीजा पॉसिबल हो सकेगा? क्योंकि फ्लाइट का एक्सपेंस ही पर पर्सन 1.5 लाख के करीब आ रहा है। 3 लाख तो आपकी फ्लाइट का खर्चा हो गया, आपने घूमना भी है, आपने एक्टिविटीज भी वहां पर करनी है, कुछ सेविंग आपके पास होनी भी चाहिए कि आपने इंडिया में वापस आकर सर्वाइव करना है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 2% ट्रैवल कर रहे हो, एटलीस्ट 6 to 7 लाख अगर आपके पास होगा, देन ही फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा काउंट होगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, पहले वाले जो 3 मंथ है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, आपके अकाउंट में 5,000 था, देन 1 लाख हो गया, फिर 2,000, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वही अगर अच्छी नहीं है, तो कैसे आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉयर नहीं, आपका जो वीजा ऑफिसर है वो कैसे कन्विंस होगा? तो इन चीज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। फंडिंग बहुत बड़ा सेक्टर होता है। उसके अलावा आ जाता है, बहुत सारे यंग लोग हैं, वो पूछते हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, होटल बुकिंग के ऊपर सक्सेस रेट क्या है? देखिए, होटल बुकिंग के ऊपर वीजा लग जाता है, ठीक है, फ्रेश लोगों का भी लग जाता है, डिपेंड करता है सेक्टर्स उसके पीछे क्या, उसके पीछे सॉरी फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर तो कोई पर्सन अच्छी जॉब कर रहा है, 50,000 प्लस उसकी सैलरी है, आईटीआर अच्छा पे कर रहा है, तो वो कहीं भी घूमने का प्लान बना सकता है, नो डाउट। कोई गवर्नमेंट अप्लाई तो उसको वीजा आसानी से मिल जाएगा। अगर सैलरी कम है, होटल बुकिंग के ऊपर आप जाना चाहते हो, होटल आप क्या करते हो, डमी बुकिंग लगा देते हो, ठीक है। जो डमी बुकिंग आप लगाते हो, उस होटल का जो एक्सपेंस होता है, मान लीजिए पर नाइट $200 है, तो आपने बोला कि मैं 20 दिन वहां पर रुकूंगा, 1400 तो वो वही आपका एक्सपेंस हो गया, नियर अबाउट 1 लाख के करीब, वही फिर फाइनेंशियल स्टेटस आ गया। आपने मल्टीपल फैक्टर नहीं काउंट किए, इसीलिए होटल बुकिंग के ऊपर रिफ्यूज हो गया। दूसरी चीज, ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा रोल है, इतना भी नहीं है लेकिन उसका हर एक का कुछ ना कुछ रोल होता है। आप एशिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपने एशिया की कितनी कंट्री घूमी कि आपका वीजा लग जाए, ठीक है। आपका क्या हुआ, आपका वीजा रिफ्यूज हुआ। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि ट्रैवल हिस्ट्री का ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो जल्दी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, वो पता क्या करते हैं, जब वीजा रिफ्यूज हुआ, आपके नियर एक कंट्री होती है, ठीक है, वहां पर जाते हैं, आते हैं, वापस से फिर वीजा लगा देते हैं, वीजा फिर से रिफ्यूज हो जाता है। क्यों रिफ्यूज हो जाता है? देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि पर्सन एक ट्रैवल करता रहता है कुछ समय बाद। इसके ऊपर वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, बट यहां पर बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आप साल में 1-2 बार ट्रैवल करते हैं, तो आप एक जेन्युइन ट्रैवलर। ये नहीं कि आपका वीजा रिफ्यूज होगा, ट्रैवल हिस्ट्री लगा दी, आपने कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया, ठीक है, सडनली ट्रैवल हिस्ट्री बना के रिफ्यूजल आएगी। दूसरी चीज, वीजा कब रिफ्यूज होता है? ट्रैवल हिस्ट्री भी रिफ्यूजल का कारण है। कैसे? अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है भी, तब भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के कारण। कैसे? मान लीजिए आप अप्रैल में कहीं पर घूम के आए हो, राइट, तो आके आप वीजा अप्लाई करते हो, जी मैंने जून में फिर जाना है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि आप घूम सकते हो, अभी तो आप घूम के आए हो, इतनी अच्छी जॉब भी नहीं है कि आप 1 मंथ बाद ही घूम सकते हो या 2 मंथ बाद ही घूम सकते हो। तो ट्रैवल हिस्ट्री कई बार रिफ्यूज भी करवा देती है। तो बट बनानी कैसे है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज, जो पास्ट में मिस्टेक हमने सीखी, उससे हमने क्या ओवरकम किया, क्या जो एलिगेशन हमारी लगी थी, क्या उनको हमने क्लियर किया? वीजा ऑफिसर ने हमारा पर्पस ऑफिसर लगाया था, उसको जस्टिफाई किया? पर्सनल एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटस लगे थे, उसको हमने जस्टिफाई किया? अगर नहीं किया तो दोबारा वीजा नहीं मिलेगा। कब रीअप्लाई करना चाहिए अगर वीजा रिफ्यूज हो जाता है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कुछ टाइम दीजिए। रिफ्यूजल पर यह चीज लिखा होता है कि इफ यूर सर्कमस्टेंसेस चेंज, अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर वीजा। कुछ चेंजेस प्रोफाइल में लेकर आए तब वीजा अप्लाई होगा। यंग पीपल क्या वीजा अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, किसी भी देश की एम्बेसी, किसी भी देश का हाई कमीशन कभी भी आपको मना नहीं करता कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। यंग पीपल हो आप, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो जाता है, वो पूछते हैं कि क्या हम होटल बुकिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? हमें ये कंसल्टेंट बोल रहा है, ये कंसल्टेंट बोल रहा है। मैं भी आपको बोल रहा हूं, हमारा काम है, अगर हम बोलेंगे तभी हमारी जो शॉप है, हमारी जो दुकान है चलेगी।
राइट। बट डिपेंड करता है, अगर स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो गया, आल्स आप कर नहीं रहे हो, जॉब आपके पास कोई नहीं है, देन कैसे वीजा अप्रूव होगा? तो इन चीजों का ध्यान रखो। दूसरी चीज, इंडिया में स्ट्रॉन्ग टाइज अगर हो गए वीजा तभी ही अप्रूव होगा। आपका जो बिजनेस वगैरह है उसको रजिस्टर करवाएं। अगर आपकी जितनी भी आईटीआर है, आप कोई जॉब होल्डर हो, उसी हिसाब से आपकी सैलरी आ रही है, आपने बिजनेस दिखाया है अपना, ठीक है, उतना मुनाफा आईटीआर के हिसाब से आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें आ रहा है। काफी सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तब जाकर एक वीजा जो है सक्सेस हो पाता है। तो ये थी आज की मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस, इनको फॉलो करना। चांसेस अगर 50% है 80 प्लस हो जाएंगे। ये सभी चीजों के बाद क्या चांस रह जाता है, वो होता है लक। काफी सारे, क्योंकि हम अपनी ओर से बेस्ट दे देते हैं, लेकिन आगे वाला पर्सन उसको कैसे देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, ये डिपेंड करता है मेरी ऑडियंस के ऊपर, उनको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। हमने फाइल बना दी, हमने वीजा ऑफिसर के आगे प्रेजेंट कर दी, अब हम चांसेस उसका है, डिपेंड उसके ऊपर करता है कि रिजल्ट वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। बट एफर्ट करते रहिए, डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। कुछ और वीडियोस टूरिस्ट वीजा के ऊपर लेकर आऊंगा, कैसे सक्सेस कर सकते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।